तो hey guys, हार्दिक मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीएमए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी पोर्शन हम लोग की बची हुई थी। थ्योरी पोर्शन नहीं बोलेंगे, बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए थे, हमको उस टॉपिक को जल्दी से इस वीडियो में खत्म कर देना है। और उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तुम लोग की बुक का एक एक कंटेंट जो तुम लोगों की बुक में दिया हुआ, वेदर इट इज डायग्राम इज गिवन और नॉट, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन, साइड बाय साइड, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज इन दिस लेक्चर ओनली। सो कीप वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। और वीडियो को लाइक देना, थम्स अप दो यार, थम्स अप देते हो तो मोटिवेशन मिलती है। शेयर कर देना वीडियो खत्म होने के बाद। अभी आ गए हो तो पहले पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम में बस कुछ ही समय बचा है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये देखो, तुम्हारा स्टडी नोट जो नंबर 1 है, वहां पर तुमको 3.2 के अंदर मिलेगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे को जो टेबल में डेटा दिया रहता है, टेबल बहुत सारे प्रकार के टेबल होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, 3 अलग अलग प्रकार के टेबल्स में टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपको डेटा प्रोवाइडेड होता है। अब इस डेटा को हम लोग डायग्राम में प्रेजेंट करके दिखाते हैं। डायग्राम में प्रेजेंट करने का रीजन क्या है भैया? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि डायग्राम इज मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू टैबुलर प्रेजेंटेशन, एज कंपेयर टू थ्योरी प्रेजेंटेशन। तो इसलिए डायग्राम्स का यूज करके हम लोग डायग्राम के थ्रू अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ताकि सामने वाले यूजर को ये चीजें थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने का यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब हम पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर चीजें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग बात करने वाले वन डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। किसके बारे में? वन डायमेंशनल डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल डायग्राम, जो भी बोलो। तो इसके अंदर तुम्हारा जो पहला आता है, पहला और सबसे जरूरी, बहुत सबसे कॉमन, वो आता है तुम्हारा सिंपल बार डायग्राम। क्या आता है सबसे पहला? सिंपल बार डायग्राम। होता क्या है पहले ये समझ लो। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम क्या होता है जरा लिख लो तो समझ में आ जाएगी बात। कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स of equal width for each class। ठीक है, so this is known as simple bar diagram। क्या बोला मैंने? comprises of group of rectangulars, मतलब बहुत सारे रेक्टेंगुलर होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करते हैं? इक्वल विड्थ के होते हैं, मतलब जो उनकी चौड़ाई रहती है ना, वो इक्वल रहती है। ठीक है, हर क्लास के लिए, फॉर ईच क्लास। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को पता होगा एक चीज होती है, क्या होती है? वो होती है एक्सिस। क्या होती है? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। यार 10 तक तो सब मैथ्स पढ़े हो, ठीक है, तो ये चीज तो मैं नहीं समझाऊंगा कि एक्सिस क्या होती है। ठीक है, सभी पढ़े होंगे, कोई भी बोर्ड का हो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो, ये तो पढ़े होंगे। ओ एक्स ओ एक्सिस होती है। यहाँ पर हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेटा को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इक्वल विड्थ की बनाने की, बिना स्केल के। डोंट वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट इन फ्यूचर, बट स्टिल वांटेड टू बी सो आर्टिस्टिक। ठीक है, तो ये देखो, ये होता है तुम्हारा सिंपल बार डायग्राम। तो देखो, मैं तुम लोगों को ऐसे बताने वाला हूं, एकदम सिंपल तरीका, कि मैं तुमको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हमारा हेडिंग है। ठीक है, दिस इज अवर हेडिंग, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर हम वन डायमेंशनल डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पहला बात की सिंपल बार डायग्राम। अगर तुमको क्वेश्चन थ्योरी बेस में भी आ रहा है कि इट कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ फॉर ईच क्लासेस, है ना, तो व्हाट इज दिस? तो तुम लिख सकते हो ये तो सिंपल बार डायग्राम का डेफिनेशन है। प्लस अगर तुमको क्वेश्चन ने डायग्राम ही दिखा दिया और बोला बताओ कौन सा, किस चीज का डायग्राम है, तब भी तुम बता सकते हो। तो कान इधर से पकड़वाए, इधर से पकड़वाए, इंस्टीट्यूट, हमको दोनों तरीके से पकड़ना आता है। दूसरा लिख लो, दूसरा होता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, अब ये क्या होता है जरा लिखना। यूज्ड फॉर, यूज्ड व्हेन लिख लो, यूज्ड व्हेन अ कंपैरिजन is to be made between two or more variables। तो कब बनाया जाता है मल्टीपल डायग्राम? जब आपको व्हेन अ कंपैरिजन इज टू बी मेड, मैं डायरेक्ट कीवर्ड लिखा रहा हूं ना, जब आपको कंपैरिजन करना है तब आप क्या बनाते हो? मल्टीपल डायग्राम। किसके बीच में कंपैरिजन करना है? टू और मोर वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का कंपैरिजन करना है
कम से कम 2 वेरिएबल तो होने ही चाहिए ना, कम से कम 2 वेरिएबल तो होने चाहिए, फिर उसके बाद उससे ज्यादा तुम कितने भी ले लो, तो दैट इज नोन एज मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल डायग्राम अगर मेरे को तुमको बताना है तो मैं कैसे बताऊँ, देखो ये देखो एग्जाम्पल नहीं लेते हम, यहीं पर आपको समझाने की एक बार कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो देखो जैसे मान लो कि मेरे को एक ही साल के अंदर राइस वीट और पल्सेस का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ये देखो ये हो गया मेरे को मान लो 2001 का, ठीक है। फिर वैसे ही नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है, ये देखो राइस वीट पल्सेस, ये हो गया 2002 का। और ले लेते हैं राइस वीट पल्सेस, ये हो गया 2003 का, ठीक है। पल्सेस इतना ज्यादा लेना अनरियलिस्टिक है, पर मैं बता रहा हूँ। देखो तो इससे क्या कर सकते हो तुम एट अ सेम टाइम राइस वीट पल्स का जो हर साल का प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हो, एक ही डायग्राम के अंदर, एक ही डायग्राम के अंदर क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 2001 का, ये हो गया 2002 का, ये हो गया 2003 का। तो तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो तुम लोग, ऐसे साफ सुथरा तुम लोग भी बनाना, ठीक है। थर्ड लिख लो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये देखो क्या होता है, देखो बार रिलेटिंग टू ईच phenomenon is divided into various components and each component occupies a part of bar proportional to its share of total. Bar relating to each phenomenon is divided into various components and each component occupies a part of bar proportional to its share of total, ठीक है। तो इसको ले लो, तो मैं इसका बार बना के दिखाऊं तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है यहाँ पर। इसका मैं तुम लोग को बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो वही डेटा लेंगे 2001, 2002, 2003, बस अब तरीका अलग रहेगा। देखो जैसे मान लो ये था वीट, ये है राइस और ये है पल्सेस। ये हो गया वीट, ये हो गया राइस, ये हो गया पल्सेस, ये हो गया वीट, ये हो गया राइस, ये हो गया पल्सेस, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं बोलता हूं कि ये जो येलो पोर्शन है, येलो पोर्शन, ग्रीन पोर्शन, जो कलर का नाम मेरे को नहीं पता वो पोर्शन, ठीक है। तो देखो मैं बोला ये रिप्रेजेंट करता है, ओहो इतना बड़ा है ये, वीट, ये रिप्रेजेंट करता है राइस, ये रिप्रेजेंट करता है पल्सेस, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मतलब एक ही बार सब डिवाइडेड रहेगा और हर जो सब डिवीजन रहेगा वो अलग कंपोनेंट शो करेगा और उस अलग कंपोनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी टोटल में। जैसे मान लो इधर टोटल 1000 है, इधर टोटल कितना मान लो 1500 मान लो, इधर टोटल मान लो 1300 है, ठीक है। तो मान लो इसमें से ये जो है वो शो कर रहा है 800 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो 700। 700 ज़्यादा हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा। इसको कितना मान ले, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 600 मान लेते हैं, 1100 हो गया, 12 13, ये हो गया 200। इसको मान लो 600, ठीक है, इसको मान लो 400, तो ये हो गया कितना 1000, और इसको मान लो 500, ठीक है। और फिर इसको मान लो कितना मान लोगे, इसको 600 तो बड़ा हो जाता है, नहीं 600 ही मान लो, इसको मान लो 300, इसको मान लो 100, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1000, ठीक है।
क्लियर हो गई बात। तो ये 1500 टोटल है, 1000 टोटल है, ये 1300 टोटल है, ठीक है। ये तीनों के टोटल है और इंडिविजुअल फिगर्स ये रही। तो हर बार डायग्राम का जो हिस्सा है, मतलब हर बार का जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक्स है, ठीक है, वो अलग चीज शो करती है और वो तुमको साइड में ऐसे करके अलग से एक डब्बा बना के दिखानी है। अब तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग मल्टी कलर लेके नहीं जाते एग्जाम में। भाई एमसीक्यू एग्जाम है, पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लेते रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिटर्न में भी एग्जाम देंगे तो यही चीज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे गोद देंगे राइस में, ऐसे ऐसे कर देंगे वीट में, और ऐसे ऐसे कर देंगे पल्स में, ठीक है। तो हो गया। और फिर डब्बे में साइड में लिख देना ये पल्स है, ये राइस है, ये वीट है, ऐसे करके लिख देना। मैं उल्टा बोल दिया शायद, ठीक है। तो ऐसे कर लेना बस। तो ये होता है तुम्हारा क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको बना लो ऐसे ही। मैं तुम लोग को इतने अच्छे से समझा दूंगा, तुम लोगों को छयों के बीच का मतलब जो आज तक नहीं समझ में होगा, आज समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने की हमारी प्रतिज्ञा है। परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम लिखो। अ टाइप ऑफ subdivided bar diagram which represents percentage of total for each component instead of their मैग्नीट्यूड, इंस्टेड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब देखो एमसीक्यू में ना इतना ही बड़ा बड़ा तुमको बना के दिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम लोग को एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। क्यों शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ताकि एमसीक्यू में अगर तुमसे ये पूछे कि ऐसा बार डायग्राम है जो कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग टोटल का परसेंटेज निकाल लेते हैं और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बार को फॉर्म करते हैं, ऐसा बोल दिया तो तुमको तुरंत याद आएगा, अरे भैया तो बताया थे, तो 2 ही लाइन में बताया थे, ये तो हमारा परसेंटेज बार डायग्राम है। तो इसको नोट कर लो। हाँ देखो, परसेंटेज बार डायग्राम में तुम लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना पसंद करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इवन दो वी कैन टेक दिस सेम एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जो राइस हम लोग लिए हैं और जो हम लोग वीट लिए हैं और जो हम लोग पल्सेज लिए हैं, तो राइस जो 2001 में है और 2002 में है और 2003 में है, वो है राइस 600, 600 और 500। ये है 300, 400 और 600, और ये है 100, 500 और 200। इनका टोटल निकाल लो ज़रा। 1000 है, इसका 1500 है, इसका 1300 है। अब मैं तुम लोग को बोला कि तुम मेरे को ये डेटा मत दो यार, तुम मेरे को इसको परसेंटेज में निकाल के बताओ, टोटल का परसेंटेज। तो भाई देखो एक बात बताओ, राइस का परसेंट कैसे निकाल सकते हो? राइस का परसेंट कैसे निकाल सकते हो? तुम लोगे टोटल 600 लोगे, तुम इसको डिवाइड करोगे टोटल से, 1000 हो गया, ठीक है। वैसे ही 2002 का 300 डिवाइड करोगे टोटल से, 1 मिनट, अरे रुको 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 रुको, मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी माय फॉल्ट। हाँ, तुम राइस का परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो जिस साल का राइस है 600 डिवाइडेड बाय उस साल का टोटल 1000 इंटू 100, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसका टोटल कितना है? 100, 300। अच्छा तुम लोग बोल रहे हो भैया आप राइस का डेटा ना वीट पे लिख दियो। बोला हाँ, नाउ आई गॉट माई पॉइंट, इसीलिए गलत हो रहा था। देखो 2001 में राइस 600 है, 2002 में राइस 600 है और 2003 में 500 है। 2001 में 300 राइस है, सॉरी 2001 में वीट 300 है, 2002 में वीट 400 है, 2003 में वीट 600 है, ठीक है। और वैसी पल्सेस, एक में है 100, 2 में है 500 और 3 में है 200। अब देखो, अब 2001 का टोटल कितना है ये बताओ। 2001 का टोटल है, टोटल हमको यहाँ लगाना पड़ेगा 1000, इसका टोटल है कितना 1500 और इसका टोटल है 6, 5, 11, 12, 13, 1300 टोटल है। अब मैं तुमको बोला मेरे को राइस का परसेंटेज निकाल के बताओ, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को परसेंटेज निकाल के बताओ कितना परसेंट ऑफ टोटल जो है वो राइस है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल जो है वो राइस है। तो तुम देखोगे 600 राइस है 2001 में और टोटल 1000 है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे निकालोगे 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 60%, ये आ जाएगा 60%।
2002 की बात करते हैं, 2002 में, ये 2001 का डेटा है, 2002 में 600 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल है 1500। उस साल का टोटल प्रोडक्शन व्हीट, राइस, पल्स तीनों को मिला के टोटल प्रोडक्शन उस साल कितना है, 1500। तो इस बार हम 1500 से इसको डिवाइड करेंगे और इंटू 100, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चाहिए ना फिगर। 40% हो गया। और 2003 में राइस कितना हो जाएगा, 2003 में राइस 500 है और टोटल कितना है 1300। टोटल कितना है 1300, 1300 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.46%। वैसे ही तुम व्हीट का निकाल लोगे 1 2 3, और वैसे ही तुम राइस का निकाल लोगे, वैसे ही तुम पल्स का निकाल लोगे 1 2 3। व्हीट का कैसे निकलेगा, जैसे पहले साल का लोगे 300 डिवाइड बाय 1000, दूसरे साल का लोगे 400 डिवाइड बाय 1500, तीसरे साल का लोगे 600 डिवाइडेड बाय 1300। वैसे ही पल्स का निकालोगे 100 डिवाइडेड बाय 1000, 500 डिवाइडेड बाय 1500 और 200 डिवाइडेड बाय 1300। सबको इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, सबका परसेंट आ जाएगा। जो परसेंट आ जाएगा ना, बस तुमको उसी को सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं बनाऊँ सब डिवाइडेड बार डायग्राम इसके लिए, तो राइस का जैसे मान लो ये मैं ले लेता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, 100% ही होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं सिर्फ राइस का तुमको लगा के बताऊं तो ये हो जाएगा 60%। 2001 में, 2002 में ये हो जाएगा, 2002 में कितना था 40%, और 2003 में 38.46। तो कुछ तो भी यहां तक जाएगा 2003 में। वैसे ही मैं तुमको वीट का करके बताता हूं, तो 30% वीट है। तो एक बात बताओ, वीट मैं यहां से काउंट करना चालू कर रहा हूं, मैं यहां से वीट को काउंट करना चालू कर रहा हूं, तो ये मैं यहां से 30 गिनूंगा ना, यहां से 30 गिनूंगा, तो 60 70 70 से 80 80 से 90, तो ये जाएगा 90 तक, ये जाएगा 90 तक। बचा हुआ 10% क्या है, पल्स है। बचा हुआ 10% क्या है, पल्स। कलर कॉम्बिनेशन क्या दिया था मैं, येलो ग्रीन, तो ये हो गया येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू। ठीक है, तो ये ऐसे तुमको परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तुमको डेटा को क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है डेटा को। क्लियर हो गई बात। ऐसी जैसे 2002 में भी, चलो करके ही बता देते हैं, 2002 में भी, तो ये वीट का हो गया। राइस का कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 1500, सॉरी वीट का निकाल रहा हूं मैं, तो ये आ रहा है 26.67%। तो यहां से हम गिनेंगे 26.67% कितना होता है, तो 100 में से 38 तो चला गया। अब इसमें से अब मैं निकालना चाहूं अगर कितना, 26.67, 34.87 बच जाएगा। तो हमें इसको लेके जाना है 65.13 तक, 65.13 कुछ यहाँ पर होगा, तो इसको यहाँ तक लेके जाना है। नेक्स्ट, तो लो यहाँ आ गया, और बचा कुचा जो होगा पल्सेस का ही होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि जाएगा तो पूरा 100 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, राइस, ये हो गया वीट, और ये हो गया पल्सेस। तुम नॉर्मल डायग्राम में कंपेयर करोगे तुमको ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा। ये देखो कि सबसे बड़ा ये वाला पोर्शन था, फिर ये वाला पोर्शन मिडिल में था, ये वाला फिर उसके बाद था। तो यहाँ पर भी तुम देखोगे तो सबसे बड़ा पोर्शन ये देखो, ये और बीच में से छोटा सा है, मतलब वो दोनों से कंपेरिजन में छोटा सा है। तो ये होता है परसेंटेज, मतलब आपको पहले पूरे डेटा का परसेंटेज निकाल लेना है, पूरा डेटा जो आपको दिया हुआ उसका परसेंट निकालना है, फिर उस परसेंट को आपको दिखाना है बार डायग्राम में। ठीक है, परसेंट निकाल के उसका परसेंट निकालने का तरीका मैंने तुमको बता दिया है। एक और अगर क्वेश्चन इसके ऊपर करवाना चाहूँ मैं, तो रुको 1 मिनट, लो मैं ले आया क्वेश्चन, देखो लिख लो इस क्वेश्चन को। देखो, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मिसलिनियस, सेविंग्स, दिस इज द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। दो फैमिली है, परिवारवाद, फैमिली ए परसेंटेज, फैमिली बी है, दोनों लड़के बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ परसेंटेज।
दोनों फैमिली लड़के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ज़्यादा खर्चा होता है, मेरा ज़्यादा खर्चा होता है, मेरा ज़्यादा खर्चा होता है, मेरा, ऐसे करके दोनों लड़के बैठे हैं। तो मैं बोला मैं सोल्यूशन निकालूंगा परसेंटेज बार डायग्राम बना के। देखो कैसे, फैमिली ए का खर्चा फूड पे है 10,000, 5,000 है क्लोथिंग में, 4,000 है हाउस रेंट पे, 4,500 मिसलिनियस में, 1,500 इसमें, टोटल कितना हो गया? 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000 रुपये टोटल हो गया। ठीक है, फैमिली बी का 12,000 रुपये फूड पे, 10,000 रुपये क्लोथिंग में, 6,000 रुपये हाउस रेंट पे, 8,000 रुपये मिसलिनियस में, और 4,000 रुपये किस पे? तुम्हारा सेविंग्स में। तो इसका टोटल कितना हो गया? अच्छा 12, 12 6 18, 28, 29, 30, 40,000 हो गया टोटल। ठीक है, अब हम निकालेंगे परसेस। अब हम निकालेंगे क्या? परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलता है? 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो यहाँ लिखो 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 परसेंट 40%, 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 परसेंट 20%, 4,000 डिवाइडेड बाय 25,000 परसेंट 16%, 4,500 डिवाइडेड बाय 25,000 परसेंट 18%, 1,500 डिवाइडेड बाय 25,000 परसेंट 6%। ठीक है, टोटल 100% ही आएगा किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, फिर इसका निकाल लेते हैं 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंट, 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंट, 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंट, 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंट, और ये हो जाएगा 10%। चलो देखो, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, इसका टोटल हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये हमने देखो परसेंटेज निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसको मैं तुम लोग को बार डायग्राम में बना के दिखाता हूँ अगर, तो ये देखो ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले लेते हैं हम लोग, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, फैमिली ए फैमिली बी। तो अगर तुम लोग देखोगे फूड पे कितना है? 40%। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं इसको 40% पे फूड के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 20, 16, 18 और 6, 20, फिर 16 अगर मेरे को लेना है तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा आई थिंक। 16, फिर 18 और 6, तो यहाँ से अगर मैं लूँ तो 6 तो यहाँ तक कुछ आएगा, तो 18 आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो वो तो तुम लोग उससे स्केल से मेजर कर सकते थे, पर अभी तो ऐसा आने नहीं वाला है, बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो फैमिली ए का कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो गया फूड का, ये हो गया क्लॉथिंग का, ये हो गया शेल्टर का, और दो और कोई सा कलर ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। तो ये देखो ऐसे बनता है ये। ठीक है, और फिर फैमिली बी का तुम लोग ऐसे ही यहाँ पर चढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम लोग इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? परसेंटेज वाला। ठीक है, तो इसको तुम लोग अब नोट कर सकते हो, और फैमिली बी का खुद से बनाओ, फैमिली बी का बना के देख लो। फैमिली बी फैमिली बी। ठीक है, फिर इसके बाद यहां तक हो गया परसेंटेज बार डायग्राम तक। अब हम लिखते हैं यहां पर नेक्स्ट, जिसका नाम है वो है ब्रोकन स्केल। नेक्स्ट जो नाम है वो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ठीक है, ये वाला तो बच्चों को समझ में नहीं आता, जबकि कितना इजी है यार। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ठीक है, तो चलो पहले लिख लेते हैं वही छोटा सा। यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज वेरी हाई और लो एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स। तो जब वैल्यू या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम हो जाएगी बाकी लोगों कंपैरिजन में। मान लो जैसे मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें मेरे को वैल्यूज दी थी, वो दी थी 20, 30, 45, 35, ठीक है, 10 और 1000। ये देखो ये वैल्यूज है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 1000 इन लोगों के कंपैरिजन में, ये वाली वैल्यूज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है?
बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इजीली लिख दूंगा यहाँ पर 20 को, इजीली लिख दूंगा 30 को, इजीली लिख दूंगा 45 को, ठीक है, इजीली लिख दूंगा 35 को, इजीली लिख दूंगा 10 को। लेकिन जब 1000 की बारी आएगी तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो जहां तक मेरा डायग्राम जा सकता है पहले तो मैं उसको वहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर वहां से मैं ऐसे करके एक ब्रेक बना दूंगा। ये देखो ब्रेक दिख रहा है तुम लोग को, ब्रेक, ये देखो, ये ऐसे करके एक ब्रेक बना दूंगा और फिर ऐसे करके एक ब्रेक बना के ऐसे छोटा सा और दिखाऊंगा। बेसिकली जो तुम लोगों का ये तरीका होता है ना, ऐसे 2 डॉट 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 10 तक जा रहा है, तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि 2, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 6 ले देते हैं, तो 2 के मल्टीपल्स में यहाँ 100 तक जा रहा है डेटा, तो बीच में डॉट 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 लगा सकते हैं ना। तो बस ये बार डायग्राम का डॉट 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 है, और यहाँ पर ऊपर में मेरे को लिखना पड़ेगा 1000 ताकि पता चले कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो ये जा रहा है 1000 तक, तो दैट इज नोन एज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। जब एक कोई सी वैल्यू बाकी वैल्यू के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा रही हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो या बहुत ज्यादा छोटी हो, ठीक है, तब हम लोग ये ब्रोकन स्केल डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ब्रोकन स्केल। और फिर लास्ट हो जाएगा तुम्हारा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम इसमें लिखो, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट प्रॉफिट पब्लिक नेट लॉस पब्लिक नेट एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डेविएशन बार डायग्राम का यूज होता है कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट जैसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसका भी मैं रीजन बता दूं ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचो कि मैं किसी साल का, तुम लोग किसी फर्म का प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हो, तो मैं बोला पहले साल फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल इतना कमाया, तीसरे साल इतना कमाया, चौथे साल कोरोना आ गया नेगेटिव हो गया, पांचवें साल कोरोना का सेकंड क्वार्टर आ गया और नेगेटिव हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बाद में बढ़ने लगा नेक्स्ट ईयर। तो ये जो डायग्राम्स है वो डेविएशन शो करते हैं। क्या डेविएशन? कि पिछले बार से इस बार कितना कितना डेविएशन, ये देखो प्रॉफिट में, एक्सपोर्ट में, लॉस में क्या डेविएशन आ रहा है और क्या उनका सीक्वेंस है, तो वो शो करते हैं। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, किधर भी भगते हैं लोग, ठीक है। तो ये कहलाते हैं डेविएशन बार डायग्राम। तो डेविएशन बार डायग्राम की तरह ही होता है, बट ये शो करता है डेविएशन। क्या शो करता है? डेविएशन। डेविएशन किस में आते हैं? प्रॉफिट, लॉस, नेट एक्सपोर्ट, ये सब चीजों में डेविएशन आते हैं। दैट इज डेविएशन बार डायग्राम। तो ये तुम्हारे 6 हो गए। कौन से 6 हो गए? वन डायमेंशनल डायग्राम्स के 6 टाइप्स हो गए। तो अब तुम लोग इसको नोट कर लिए होगे, बहुत अच्छी बात है अगर कर लिए हो तो, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक में भी नजर डालें। तो ये देखो बुक तुम्हारी क्या क्या बता रही है। तुमको बुक बता रही है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है तो 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम हमको देखने चैप्टर के अंदर, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट, ठीक है। तो लाइन डायग्राम क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। ये देखो लाइन डायग्राम, तुमको डेटा दिया हुआ है, ये देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। क्या चीज का डेटा दिया हुआ है? मोटर कार्स जो प्रोड्यूस हुए इंडिया में 2011-12 के समय में, ठीक है। तो ये देखो पहले हुआ है 70, फिर हुआ है फरवरी में कितना? 90, ये देखो यहाँ देख लो तुम लोग, मैं डॉट्स कर रहा हूँ, 90, फिर हुआ है 80, फिर हुआ है 120, फिर हुआ है 100, फिर 120, फिर 110, फिर 125, फिर 130, फिर 150, फिर 100, फिर 120। तो ये डॉट्स तुम लोग डॉट 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 बना लोगे, ठीक है। ये जो तुम लोग एक्सिस में जो नंबर्स लिखते हो ना, ये तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है वही, तुम लोग खुद से भी, भाई क्वेश्चन का डेटा अगर 200 तक जा रहा है तो तुम लोग 20-20 का गैप ले सकते हो, क्वेश्चन का डेटा 100 तक जा रहा है तो तुम 10-10 का गैप ले सकते हो, क्वेश्चन का डेटा 50 तक जा रहा है तो तुम 5-5 का गैप ले सकते हो, ताकि डायग्राम अच्छे से साफ सुथरा दिखे, ठीक है। अपने हिसाब से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर तुमको बस इन लाइनों को क्या कर देना है? जोड़ देना। ये देखो जैसे बचपन में आता था ना, क्या बोलते हैं वो, कार्टून वाली मैगजीन्स आती थी न्यूज़पेपर के साथ हफ्ते में एक बार, उसमें एक कार्टून रहता था जिसमें ऐसे डॉट्स को ज्वाइन करते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ज्वाइन करते थे, तो एक कार्टून कैरेक्टर बन जाता था और हमको लगता था हम आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, ठीक है। तो बस वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक। अब देखो बार डायग्राम, the simplest type of graph is the bar diagram. It is especially useful in comparing quantity data or quantitative data and qualitative data of discrete types. A bar diagram is graph on which the data are represented in the forms of bar. It consists of number of bars rectangle which are of uniform width and width equal between the x-axis. The length of bar is proportional to the value it represents. ठीक है। It should be seen that the bars are neither too short nor too long. The scale should be clearly indicated and baseline should be clearly शोन। तो वही बोल रहा है, अच्छा साफ सुथरा बनाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बोल रहा है बार डायग्राम जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से बन सकता है। ये बन गया एमसीक्यू का क्वेश्चन। बार डायग्राम कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो तुम क्या टिक करोगे, इधर बोथ, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है ना, एक साथ दोनों नहीं हो सकता, या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। तो ये चीज है। अ गुड रूल टू यूज इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन दैट इज लेजेंड डिस्क्राइबिंग द बार कैन बी रिटन अंडर द बार which when drawn vertically. Vertical bar diagram should be used when it cannot be horizontal ones must be used. In this way the legend can read the without turning the graph. Okay, the descriptive legend should not be written at the end of the bars or within the bars. Such written may be distort the comparison. Usually the diagram will be more attractive. The bars are wider than the space between them. तो वही चीज बोल रहा है, अगर तुम जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छा बार दिखेगा। और बार रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम जितना स्पेस उनके बीच में प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तुम स्पेस प्रोवाइड करोगे तो इट्स बेटर, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द बार, ठीक है। तो इट वॉज लाइक दिस ओनली। डेटा ऐसा होना चाहिए कि वो बार में रिप्रेजेंट हो सके, रोज में हो सकता है, स्कोर्स में हो सकता है, टोटल स्कोर, फ्रीक्वेंसी, कंप्यूटेड स्टैटिक, समराइज फिगर लाइक परसेंटेज और एवरेज, ऐसा कुछ होगा तो तुम उसको बार में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम लोग अभी सीख के आए। बोल रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम होते हैं। सिंपल बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल हो गया, सब डिवाइडेड हो गया, परसेंटेज हो गया, डेविएशन हो गया, ब्रोकन बार्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इसके तुम दूसरे नाम बस याद कर लेना। ये देखो दूसरा नाम बाइलेटरल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, तो तुमसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डेविएशन, या ये पूछ सकता है डेविएशन बार डायग्राम इज आल्सो नोन एज, तो यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज बाइलेटरल, ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आल्सो नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये देखो तुमको सबके मीनिंग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये फिर उसके बाद आ रहा है पाई चार्ट और एंगुलर डायग्राम। पाई चार्ट आ रहा है और एंगुलर डायग्राम आ रहा है। तो देखो अब पाई चार्ट क्या होता है, समझो मेरी बात। पाई चार्ट कुछ नहीं, एक चक्रा होता है। क्या होता है पाई चार्ट, एक ऐसे करके गोला होता है और इसमें ना डेटा ऐसे अलग अलग हिस्से में ऐसे करके बटा हुआ दिया रहता है। अब ये पता कैसे लगाएंगे हम लोग कि क्या क्या कैसे हो रहा है, एक मिनट रुको। देखो पाई चार्ट में तुम लोग को बताया ऐसा टाइप का कुछ गोला होता है। वैसे तुम लोग पहले कभी ये फिगर देखे होगे, नहीं देखे हो तो समझो बनता कैसे है, ठीक है। तो मान लो मैं तुमको एक डेटा दे दिया, कोई सा भी वेग सा डेटा देता हूँ, ठीक है, 10 50 20 40 30, ठीक है। इसका टोटल लगाओ 4 5 6 7 8 9 10 और 15 150, ठीक है। तो ये टोटल है, ये इंडिविजुअल डेटाज है और ये इसका टोटल है। मैं तुम लोग को बोला इसका परसेंट निकाल लो, एक काम करो, तो तुम लोग बोले ओके निकाल लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 40 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। तो ऐसे करके हम इसका परसेंट निकाल लेते हैं। इसका आ रहा है 6.67%, इसका आ रहा है 33.33%, 20 डिवाइडेड बाय 150%, तो यह आ रहा है 13.33%। इसका आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 150%, तो यह आ रहा है 26.67%। मैंने डेटा ही गलत ले लिया, पूरा पॉइंट में आ गया, तो ये आ रहा है 20%, ठीक है। क्लियर हो गई बात। मैंने कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल्स को टोटल से डिवाइड करके उसका परसेंट निकाल लिया। इंडिविजुअल्स को टोटल से डिवाइड करके उनका परसेंट निकाल लिया। अब ये जो मैंने परसेंट निकाला, एक बात बताओ, एक सर्कल में कितना डिग्री होता है? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है जरा मेरे को बताओ। एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यस राइट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब तुमको सिंपली क्या करना है, इन परसेंटेज को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। तो 360 डिग्री इंटू 6.67%, तो ये कितना आ जाएगा? 24 डिग्री आ रहा है ये, ठीक है। 360 डिग्री इंटू 33.33%, तो ये आ रहा है 119.98। तो मैं 120 डिग्रीज को ले लेता हूँ, राउंडेड ऑफ में ले रहा हूँ। तुमको राउंड ऑफ में नहीं लेना है, अभी मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया इसलिए ऐसा आ रहा है, तुमको राउंड ऑफ में नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 360 इंटू 13.33%, तो ये आ रहा है 48 डिग्री, ठीक है। फिर आ जाएगा 360 डिग्री इंटू 26.677%, तो ये आ रहा है 96 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। अब तुम लोग इसका टोटल लगा के देख लो, तुमको 360 डिग्री मिल जाएगा, प्लस 48 प्लस 120 प्लस 24, ठीक है। तो 360 डिग्री आ रहा है टोटल। अच्छा मैं यहाँ परसेंट क्यों लगा दिया? आई पुट द परसेंट हियर, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाना चाहूँगा डिग्री, डिग्री डिग्री। पता है ना तुम लोग डिग्री का साइन होता है कि भूल गए 10th के बाद। बोलो भैया मैथ्स का हम लोग साथ छोड़ दिए थे 10th के बाद, सीएमए में आने के बाद फिर से जोड़ना पड़ा, है ना। तो ये देखो, ये तुम लोग के डिग्रीज आ गए। अब तुम लोग कुछ नहीं करना है, गोला बनाना है। अब मैं अभी मेरे पास कंपास नहीं है, कंपास का फीचर है क्या इसमें? रुको तो देखें, काम करो तो अच्छे से करो, ऐसा मेरा मानना है।
कंपास तो है नहीं यार इसमें, एक्सिस बस है। ये क्या होता है, रुको। हाँ ये देखो, ये अच्छा सा गोला बन गया है ना। अब देखो इस गोले में 24 डिग्री कितना होता होगा, 24 डिग्री होता होगा, जैसे ये डॉट है इतना कहीं पर होता होगा, तो ये 24 डिग्री, फिर 120 डिग्री अराउंड इतना होता होगा। मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं पता मैं सही ले रहा हूँ कि नहीं। 48 डिग्री, फिर 96 डिग्री, 72 डिग्री, तो मान लेते हैं चलो यही होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये देखो, ये तुम लोग का पाई डायग्राम बन गया, ठीक है। ऐसे पाई डायग्राम बन गया। तो अब एक बात बताओ, तुम लोगों से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं ये बताता हूँ तुम लोगों को। आया है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या दिया था पता है तुमको? बोला एक कंपोनेंट है जिसका डिग्री 96 है। तुमको इंस्टीट्यूट ने पूछा, एक कंपोनेंट है जिसका डिग्री 96 है, और जो टोटल है क्या है, जो टोटल है ऑल कंपोनेंट्स का वो 150 है। बताओ उस कंपोनेंट का कितना है। इंस्टीट्यूट ने पूछा बताओ उस कंपोनेंट का कितना है। तो एक बात बताओ, कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं हम? उस कंपोनेंट को लेते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल से, है ना। हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल से, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अब उस परसेंटेज को हम लगा देते हैं 360 डिग्री में। तो पहले तो मेरे पास नहीं है परसेंट, तो मैं इसको ले रहा हूँ x डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ठीक है। मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0.67x, ठीक है। ये 0.67x ये मेरा परसेंटेज है, ये मेरा परसेंटेज है। इसको मैं लगाता हूँ 360 डिग्री में, इस परसेंटेज को मैं लगाता हूँ 360 डिग्री में, तो परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में दबा नहीं सकता। देखो कैलकुलेटर में तो मैं परसेंट दबा देता हूँ जब मेरे को नंबर दिया रहता है, पर अभी परसेंट नहीं दबा सकता, तो डिवाइड बाय 100 ले लेता हूँ। इज इक्वल टू मेरे को 96 दिया हुआ है, तो अब क्या मैं इस x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो देखो कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू 96 अपॉन 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 67, 0.67, ये हो जाएगा 40। लो x की वैल्यू 40 आ गई। समझ में बात? तो तुमको इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ x की वैल्यू कितनी है, अगर डिग्री इतना है तो। अगर डिग्री 96 है या डिग्री 24 दे दिया है, डिग्री 120 दे दिया, तो बताओ कि इनकी ये वाली वैल्यू कितनी है। ये वाली वैल्यू गायब रहेगी क्वेश्चन में, तो तुम सिंपली रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। अभी जैसे फॉरवर्ड कैलकुलेशन किए ना, तुम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। अब जितना शॉर्टकट में कर सकते हो उतना शॉर्टकट में तुम लोग करोगे, पर रिवर्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से तुम्हारा चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये ऐसे बनता है पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम बनाने का तरीका मैं तुमको सिखा दिया, मैं तुमको बता दिया एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो तुमको क्या दिया हुआ है। ये देखो तुमको दिया हुआ है, देखो तुमको दिया हुआ है 6, 30, 48, 12 और 24। अब इसका टोटल लगा लो एक बार, कितना हो रहा है? 36, 36 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 24, तो इसका टोटल है 120। 120 टोटल है। सबका परसेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाई 120, 30 डिवाइडेड बाई 120, 48 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 120 और 24 डिवाइडेड बाई 120। अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्ट करोगे इंटू 100 मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटू 100 मत करो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री। तुम बोलोगे भैया बुक का ट्रिक बता रहे हो क्या? हाँ, दिस इज शॉर्टकट। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 100 को एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हारी डायरेक्ट डिग्रियां निकलनी चालू हो जाएगी। डायरेक्ट क्या निकलनी चालू हो जाएगी? डिग्री निकलनी चालू हो जाएगी। जो भी डिग्री आएगी, ये देखो यहाँ दी हुई है, उसको तुमको ये देखो पाई चार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे ये देखो, जो फोटोग्राफ है उसका 18% है। ये देखो किधर है 18%? ये देखो ये रहा, ये 18% फोटोग्राफ का है, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है। फिर उसका 90% किसका है? क्ले मॉडल का। तो ये देखो क्ले मॉडल का 90%, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ऐसे करके तुम इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। परसेंटेज निकाल के 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस। चलो फिर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेली और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। टेली तो कैसे काउंट करते हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर तुमको 13 टेली से रिप्रेजेंट करने बोला है, तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है भैया। टेली तो सॉफ्टवेयर होता है, वो अलग है यार, ये अलग है। अगर तुमको बोले, मैं बोला 13 नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाओ टेली का यूज करके, तुम ऐसे करोगे भैया। 5 में क्रॉस कर देते हैं, हाँ 5 में क्रॉस कर देते हैं भैया। अगर 7 बोलता तो ये हो गया 7 भैया। अगर 6 बोलता तो ये हो गया 6 भैया। 5 बोलता तो ये हो गया 5 भैया। 4 बोलता तो ये हो गया 4 भैया। 3 बोलता तो ये हो गया 3 भैया। 2 बोलता तो ये हो गया 2 भैया। 1 बोलता तो ये हो गया 1 भैया। 0 बोलता तो बनाते ही नहीं, 0 बोलता तो बनाते ही नहीं। तो ये होता है टेली। तो देखो इसमें क्या थ्योरी लिखी है,
देखो बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेक द डेटा इजी अंडरस्टेबल वी टेबुलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और चार्ट्स। अ टेबल हैज 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स होते हैं वेरिएबल, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो डेटा तुमको दिया है, जैसे मैं तुमको दिया 13 तो 13 वेरिएबल है, ये टेलीमार्क है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये टेलीमार्क है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तुमको दिए रहेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपीट हुआ है। जैसे मैं तुमको बोला कि क्लास 1 के बच्चे 10 मार्क्स जो स्कोर किए हैं, ठीक है, जो क्लास 1 के बच्चे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए हैं वो 5 है, वो 5 है। तो ये 5 क्या फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चे 10 स्कोर किए, 5 बच्चे 10 स्कोर किए, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे मैं तुम लोग को मीन मीडियन मोड में सारी चीजें सिखा चुका हूं ऑलरेडी कि क्या क्या होता है, ये सब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब। तो ये तुम्हारा वेरिएबल है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर तुमको इसको टेली में शो करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो any character when can vary from one individual to another is called a variable or a variate. For example age, income, height, intelligence, color, कुछ भी दिया हो सकता है एज अ वेरिएबल। टेली मतलब होता है इट इज अ मेथड ऑफ कीपिंग काउंट। तो ये देखो 1 काउंट करने के लिए 1 लिखेंगे, 2 काउंट करने के लिए 2 डंडा, 3 काउंट करने के लिए 3 डंडा, 5 काउंट करने के लिए क्रॉस एंड सो ऑन। टेली बार्स देयर आर द स्ट्रेट बार्स यूज्ड इन टेली। ठीक है, ईच आइटम फॉलोइंग इन क्लास इंटरवल स्ट्रोक वर्टिकल बार इज मार्क्ड अगेंस्ट दिस स्ट्रोक वर्टिकल बार डायग्राम इज कॉल्ड टेली बार। जो मैं तुम लोग को बताया कि ये होता है क्या, टेली बार। 1 2 3 4 5, ये लो 5 का टेली बार हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कितने बार वो ऑब्जर्वेशन ऑकर हुई है, कितने बच्चों को 10 मार्क्स मिला है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोला 5 बच्चों को 10 मार्क्स मिला है, तो 5 बच्चे फ्रीक्वेंसी है। 5 बच्चे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वेरिएबल क्या था, 10, 10 मार्क्स इज द वेरिएबल। 5 बच्चों को मिला है तो 5 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। 8 बच्चों को मिलता तो 8 फ्रीक्वेंसी हो जाती। 20 बच्चों को मिलता तो 20 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती। तो कितने बार 10 मार्क्स मिला है, उस क्लास में कितने बार 10 मार्क्स मिला है, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑकर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड। डिस्क्रीट और ग्रुप, वैसे हम लोग 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, बस उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ग्रुप्ड में क्या होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है, तुमको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन रो डेटा इज डन बाय द मेथड ऑफ टेलीमार्क और एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अर्लियर मतलब बाद में, पर तुमको इस बात के बारे में ऑलरेडी पता है क्योंकि मीन मीडियन मोड, कार्ल पियर्सन सब पढ़ के आ गए हम लोग। एवरीथिंग वी हैव डन, इसलिए तुमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। ठीक है, पर मैं तुमको बता दिया क्योंकि बार डायग्राम जो है उसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो इसलिए मैं तुमको बता दिया। डिस्क्रीट में क्या होता है, तुमको इधर डेटा दिया रहता है, एग्जैक्ट डेटा दिया रहता है, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। ठीक है, 2 बच्चों को 10 मिला, 5 बच्चों को 20 मिला, 8 बच्चों को 30 मिला, 12 बच्चों को 40 मिला, और ऐसे। तो तुमको डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा। ग्रुप्ड में क्या होता है, ग्रुप्ड सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रुपिंग होती है कि 10 से 20 कितनों को मिला, 20 से 30 कितनों को मिला, 30 से 40 किसको मिला, 40 से 50 कितनों को मिला। तो वो क्या होती है, वो तुम्हारी हो जाती है ग्रुप्ड सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज जिसको मैं बोलता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। स्टेप 1, प्रिपेयर 3 कॉलम, 1 फॉर वेरिएबल, अनदर फॉर टेली एंड थर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी। अरेंज द गिवन डेटा from the lowest to highest in the first column. Take the first observation in the raw data and put a bar or vertical line in the second column under telemark opposite to it, and then take a second observation and put a telemark opposite to it. मतलब बोरा एक एक करके telemark लगाते जाओ, काउंट करो telemark को और प्लेस कर दो अपोजिट टू द वेरिएबल इन द थर्ड कॉलम जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो 10 मार्क्स कितनों को मिले, 20 मार्क्स कितनों को मिले, 30 मार्क्स कितनों को मिले। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, ये टेलीमार्क का कॉलम हो गया, ये वेरिएबल का कॉलम हो गया। यही चीज तुमको बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब यार मजाक है ये, मजाक। बोल रहा है सम स्टैटिस्टिकल टर्म, स्टैटिस्टिकल टर्म के बारे में आपको बता रहा है। पूछ रहा है रॉ डेटा क्या होता है बताओ। तो रॉ डेटा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा होता है, बस इतना ही याद रखो, जो हम लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा जो बिल्कुल भी एक डॉट भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, प्राइमरी सोर्स से अभी भी कलेक्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा रॉ डेटा। दूसरा है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल वो होता है कैरेक्टर विच कैन बी वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जैसे कि एज, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंस, कलर। इस बेसिस पे हम वेरिएबल बोल सकते हैं कि इतनी एज है तो वेरिएबल है। ठीक है, इतना हाइट है तो वेरिएबल, मतलब हम लोग जो पहले कॉलम में हर बार लिखते हैं ना, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब तुमको डायरेक्ट दिया रहेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब 10 से 20 साल, 20 से 30 साल,
30 से 40 साल। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, ये देखो तुमको दोनों का मीनिंग दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ा रहा। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज का मीनिंग दिया है, तुम ऑलरेडी जानते हो। एरे, एरे क्या होता है, एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ईदर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना एरे कहलाता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। पढ़े तो है ना, पढ़े हैं ना रेंज का मतलब डिस्पर्जन में। ठीक है, क्या पढ़े हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है क्लास इंटरवल क्या होता है। तो क्लास इंटरवल मतलब होता है, ये देखो कंटिन्यूअस सीरीज में जो तुमको दिया रहता है ना क्लास इंटरवल, मतलब इससे इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, तो दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो अपर और लोअर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये देखो क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट in the first class 1 to 10 its lowest limit is 1 and upper limit is 10. Similarly 31 is the lowest limit and 40 is the upper limit of the class interval 31 से 40। तो बोल रहा है क्लास लिमिट क्या होता है, वही भाई जैसे 1 से 10 लिमिट है, 11 से 20 लिमिट है। ठीक है, 21 से 30 लिमिट है। तो क्लास इंटरवल्स समझ में आ गया और क्लास लिमिट समझ में आ गया, दोनों में अंतर है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज। In the illustration, there is a gap of 1 mark between the limits of any of the two adjacent class. The gap may be filled by extending the two limits of each class by half of the value of the gap. Thus, lower class interval, upper class interval. The class boundary of the class 11 to 20 are. ये बन जाएगी ये। तो बोल रहा है क्लास बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट होता है उसकी बाउंड्री लाइंस होती है, यहां से यहां तक। तो ये दोनों क्या है, बाउंड्री लाइन है। अब यहां पर बोल रहा है सीरीज ब्रेक्ड है। तो याद है तुम लोग को ब्रेक्ड सीरीज को हम लोग कैसे कंटिन्यूअस बनाते थे, ब्रेक्ड सीरीज को कंटिन्यूअस कैसे बनाते थे, -0.5 प्लस 0.5, -0.5 करते थे प्लस 0.5 करते थे, ब्रेक्ड सीरीज कंटिन्यूअस बन जाती थी। तो वो अब हमको सिखा रहा है चैप्टर 1 में, जो हम लोग ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। ठीक है, नोट इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज ट्रू क्लास लिमिट्स आर ऑफ द सेम क्लास लिमिट्स। ठीक है, तो ये देखो ये क्लास इंटरवल दिया और इसको क्लास बाउंड्रीज में देखो कंपेयर कर वो चेंज किया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्री बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल दी हुई थी उसको हमने क्लास की बाउंड्रीज में चेंज कर दिया। ठीक है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और बोल रहा है ट्रू अपर क्लास ट्रू अपर लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो बोल रहा है जैसे 11th लोएस्ट वैल्यू है, 20 अपर वैल्यू है, तो 11 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15.5 क्या आ जाएगा, तुम्हारा मिड वैल्यू आ जाएगा। मिड वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू ना, कि बीच में कौन सा वैल्यू आता है। तो किसी भी क्लास इंटरवल की जो सेंटर की वैल्यू हुई वही उसकी मिड वैल्यू होगी। लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू, खत्म बात। ठीक है, क्लास मैग्नीट्यूड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास। ठीक है, इट इज द इलस्ट्रेशन द क्लास मैग्नीट्यूड इज। तो बोल रहा है जब क्लास इंटरवल को, ब्रेक्ड सीरीज के क्लास इंटरवल को तुम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर दोगे। क्लास बाउंड्री क्या होती है, -0.5 प्लस 0.5 करके हम उसको जब कंटिन्यूअस बना देते हैं तो क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो क्लास बाउंड्री के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्लास मैग्नीट्यूड होता है। क्लास बाउंड्री के बीच में जो डिफरेंस निकालोगे उसको क्या बोलते हैं, क्लास मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज तुम लोग को पता है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, व्हेन द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड इन दैट ऑफ द क्लास, इट इज नोन एज इंक्लूसिव, लाइक 0 से 5 6 से 10 11 से 15 16 से 20। ठीक है, और एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जो जुड़ी रहती है 10 से 15 15 20 20 से 25। तो हमको पता है इंक्लूसिव सीरीज को हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होता है, -0.5 प्लस 0.5। ठीक है, -0.5 प्लस 0.5, -0.5 प्लस 0.5, ऐसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में तो कंटिन्यूअस ही दिया रहता है, तो उसमें तो हम कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बात कर रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसमें तुम क्लास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसी को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, बात खत्म। तो जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी तुमको क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो उसको बोलूंगा रिलेटिव। उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज हम जब परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आ रहा है देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और अगर आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है तो 4 तरीके जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और गिव
ऑगिव याद है, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव, ठीक है। तो ये चारों चीजें तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब हम एमसीक्यू भी लेना है, ठीक है। और तुम्हारी बुक में सफिशिएंट डेटा तो है नहीं, तो मैं ही लिखवाऊंगा इसको, और हमको एमसीक्यू भी लेना है, तो थोड़ा समय लगेगा इसको करने में। बाकी ज्यादा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर आधे घंटे की होगी आई थिंक। ये वाला तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म, और स्टैटिस्टिक्स भी मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ खत्म। रही बात उन एमसीक्यूज की जो मैंने नहीं करवाया, मैंने सिर्फ टफ टफ एमसीक्यू कराए, सारे नहीं कराए, क्योंकि मैथ्स का सारा कराने का और स्टैटिस्टिक्स सारा नहीं कराने का सिंपल रीजन यही था कि मेरा ये मानना है कि तुम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो या तुम आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हो, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़े हो ना 11th, पहली बात तो नहीं भी पढ़े हो तो इजी थे एमसीक्यू, तो टफ वाले तो मैंने करवा दिए, टफ वाले क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, इजी वाले नहीं करवाए थे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है सीएमए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की पूरी बुक का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, और ये चीज तुम लोग भी एग्री करोगे। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो और तुम लोग चैनल पे भी हो टेलीग्राम के, तुम लोग इस चीज को पक्का एग्री करोगे कि ऐसा कोई, मेरे ख्याल से बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं होगा, बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा जिसका सोल्यूशन हमारे ग्रुप में नहीं है। बस वो ये बच्चे बार बार पूछते हैं, उनको पता नहीं रहता फाइल सेक्शन में होगा, फाइल सेक्शन तो भर चुकी है, वहां तो बाढ़ आ गई है, पर मेरे को नहीं लगता कि हमारी बुक के अंदर का ऐसा एक भी क्वेश्चन होगा जो हमारे ग्रुप में अब अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। तो वो बात है, चलो मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।